प्रिय विद्यार्थियों, हमने बात की थी भारत में भौगोलिक अनुसंधान की, रिसर्च की, और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आईसीएसएसआर ने, पहले तो हमने ये देखा कि किस तरीके से किन किन शाखाओं पर ज़्यादा काम किया गया जब भूगोल एक पृथक विषय के रूप में स्थापित हुई। जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया गया, एग्रीकल्चर का अध्ययन किया गया, जियोलॉजी का अध्ययन किया गया, और उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स का भी अध्ययन किया गया। इन सब की बात हमने की। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में ये बात की कि आईसीएसएसआर ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके द्वारा भूगोल में अनुसंधान का जो सर्वे था वो प्रकाशित हुआ, जिसमें हमने पाया कि किन किन क्षेत्रों में भारत में भौगोलिक अनुसंधान हुए हैं। तो हमने इसमें जो देश के प्रोमिनेंट जोग्राफर्स हैं वे रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, और कलकत्ता से, फिर और आईसीएसएसआर स्वयं के नई दिल्ली के जो सदस्य थे, इन सब ने मिलकर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की कि भारत में किन किन क्षेत्रों में भूगोल के किन किन क्षेत्रों में सर्वे किए गए हैं और अनुसंधान किए गए हैं, और इन अनुसंधानों से हमने किस स्तर तक अपने भौगोलिक अध्ययन को मैच्योर कर लिया है, परिपक्व कर लिया है। अब मुख्यतः 9 उपविभागों में इस रिसर्च सर्वे को बांटा गया, और उन उपभागों के भी उपविभाग हमें इस अध्ययन के दौरान मिलते हैं। पहला जो भाग था, या पहला जो विभाग रहा, पहली जो शाखा रही जिस पर भौगोलिक अध्ययन या भौगोलिक अनुसंधान कॉन्सेंट्रेटेड था, वो था आर्थिक भूगोल, जिसमें आर्थिक भूगोल में विभिन्न रिसोर्सेज से रिलेटेड अध्ययन हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड अध्ययन हुए, कमर्शलाइजेशन से रिलेटेड अध्ययन हुए, और ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी का उसमें अध्ययन हमें मिलता है। दूसरा जो एस्पेक्ट रहा वो रहा भूगोल और योजना। हमने प्लानिंग की बात की, भूगोल को प्लानिंग के साथ जोड़कर भूगोल में भौगोलिक के क्षेत्र में अनुसंधान किए गए, जिसमें रीजनलाइजेशन का कंसेप्ट आया, जिसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज़ किया जाने लगा, और हम प्लानिंग के स्तर पर पहुंच गए। हमने भविष्य के नियोजन में विभिन्न भौगोलिक तत्वों के एनालिसिस को करना शुरू किया। इसके बाद ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में भी सर्वे मिलते हैं, जिनमें विभिन्न जो उपलब्ध स्रोत हैं या उपलब्ध साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने पूर्ववर्ती प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का अध्ययन किया, और ये पाया कि उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में धीरे धीरे किस तरीके से मानवीय और प्राकृतिक पर्यावरण का डेवलपमेंट मिलता है। फिर मानव भूगोल का अध्ययन किया गया, जिसमें जनसंख्या भूगोल और सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बनाइजेशन, अर्बन ज्योग्राफी, अमलैंड, इन सारे एस्पेक्ट्स का अध्ययन किया गया, और मैन नेचर रिलेशनशिप की बात इस दौरान की गई। इसके बहुत सर्वे किए गए कि किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार का मानव पर्यावरण संबंध है, किस प्रकार से मानव वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, और किस प्रकार से वहाँ के रिसोर्सेज के दोहन के बाद पर्यावरण रिएक्ट करता है, या पर्यावरण का क्या स्वरूप बनता है। इस सारे भूदृश्य पर, इस सारे परिदृश्य पर भी विचार हुआ, इसमें अनुसंधान किए गए। इसके बाद रीजनल ज्योग्राफी पर निश्चित रूप से अध्ययन हुआ। हमने पाया कि रीजनल ज्योग्राफी के दौरान प्रादेशिक संकल्पना, सबसे पहले तो थ्योरेटिकली प्रदेश की संकल्पना को समझा गया, जो बहुत बड़ा थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है भूगोल के अध्ययन को अगर हम देखें, भूगोल के सब्जेक्ट मैटर को अगर हम देखें, क्योंकि प्रदेश और क्षेत्र में अंतर होता है। तो प्रदेश की संकल्पना को स्थापित किया गया, और भारतीय पृष्ठभूमि में प्रदेश कैसा हो सकता है, इस बात पर भी ध्यान दिया गया। जब हम एग्रीकल्चर रीजन कहते हैं, या हम क्लाइमेटिक रीजन कहते हैं, या हम नेचुरल रीजन कहते हैं, या हम ज्योग्राफिकल रीजन कहते हैं, उसका क्या तात्पर्य होता है, उस रीजन का सीमांकन कैसे किया जा सकता है, इसका अध्ययन किया गया। और भारतीय पृष्ठभूमि में इन सिद्धांतों को या इन मेथड्स को, जो सीमांकन के मेथड्स हैं, जो सीमांकन की विधियां हैं प्रदेश की, उसको भारतीय पृष्ठभूमि पर कैसे अप्लाई किया जाए, इसका अध्ययन भी किया गया। इन सब के अध्ययन के बाद मेथोडोलॉजी पर बात की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब हमने भूगोल की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जब अपने अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया, तो एक सवाल ये आया कि कौन से बेहतरीन विधियां हो सकती हैं, कौन से बेहतरीन मेथड हो सकते हैं, कौन से बिल्कुल आधुनिक मेथड हो सकते हैं, तकनीकी रूप से जो शुद्धता के करीब हमें ले जाते हों, जिनके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र विशेष का या किसी भी भारत के किसी भी हिस्से में भूगोल के किसी भी एस्पेक्ट का अगर अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या शुद्धता, क्या सटीकता हम पाते हैं। तो विधियों का, मेथोडोलॉजिकल जो रिसर्च के लिए जो मेथोडोलॉजी यूज होती है, उसमें किस तरीके के डेवलपमेंट हुए, उनका अध्ययन भी हुआ। वायु फोटो अध्ययन, एयर फोटोग्राफी का एनालिसिस होने लगा, उच्च भूमि फोटो चित्र की बात की जाने लगी,
फील्ड क्षेत्र कार्य, फील्ड सर्वेज हुए, फील्ड सर्वे के लिए किस तरीके के क्वेश्चनर तैयार किए जाने चाहिए, किस तरीके का और प्राइमरी डाटा कलेक्शन हो सकता है, उन सब की चर्चा की गई, उन सब पर काम किया गया। मात्राकरण की विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड्स का इनपुट आया कि अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं तो किन विधियों के द्वारा उस डाटा को एनालाइज करके हम किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं, इसकी चर्चा की गई और उन विधियों को अप्लाई करके निष्कर्षों तक पहुंचा गया। सारे अध्ययन इन विधियों के द्वारा और ज़्यादा सटीक और शुद्धता से हमारे सामने आए। थीमेटिक मानचित्रण की बात हुई तो कार्टोग्राफी के क्षेत्र में भी इसमें डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद रिसर्च विधि तंत्र में ट्रेनिंग की सुविधाएं विकसित की गई कि जो रिसर्च है इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि रिसर्च जो है वो ऐसे ही चलते फिरते हम किसी चीज़ का वर्णन कर दें, वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च के लिए रिसर्चर को, अनुसंधानकर्ता को प्रॉपर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उसमें उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी समझने की आवश्यकता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब है पहले उसे ये जानना ज़रूरी है आंकड़ों का प्रकार क्या होता है, सूचनाओं का प्रकार क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो भी है, और फिर उनका संग्रहण कैसे किया जाता है, उस संग्रहण की क्या प्रक्रिया होती है, उस संग्रहण के दौरान क्या छोड़ सकते हैं, क्या समेट सकते हैं, और उसके बाद विभिन्न विधियों के द्वारा उन आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है और उस विश्लेषण के विश्लेषण के बाद प्राप्त निष्कर्षों को किस रूप में किन विधियों के द्वारा टेबुलेशन के माध्यम से, सारणीकरण के माध्यम से या कार्टोग्राफिक तरीके से मानचित्रों और आरेखों के माध्यम से किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, इस सारी प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना अनुसंधानकर्ता को जरूरी है। इस बात पर ध्यान दिया गया और ये बात इसलिए आई ताकि पीएचडी स्कॉलर्स जो काम कर रहे हैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स के अंडर, वो अपने रिसर्च को इन सभी विधियों से, अपने इन्हीं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहकर काम करें ताकि वो सही निष्कर्षों तक पहुंच सकें। और सुधार के सुझाव दिए गए। निष्कर्ष में विभिन्न पक्षों के विकास और सुधार के लिए सुझाव दिए गए। ये सुझाव मुख्यतः 16 पक्षों पर दिए गए, मतलब 9 पक्षों के 9 ब्रांचेस का पूरी तरीके से अध्ययन किया गया और उसके बाद 16 पक्षीय सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिनमें कृषि भूगोल, भूमि उपयोग, वन संपदा, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, औद्योगिक संस्थान, परिवहन और वाणिज्यिक भूगोल, महानगरीय योजना, प्रादेशिकरण और प्रदेश योजना, नदी घाटी विकास योजना, ऐतिहासिक भूगोल, ग्रामीण बस्तियां, नगरीय भूगोल, मानव और पर्यावरण, राजनीतिक भूगोल, रिसर्च विधि तंत्र में ट्रेनिंग, इन सभी का जिक्र किया गया। इन सभी से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए गए। भौगोलिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने के लिए अभिनव कार्य भी हमें यहाँ मिलते हैं, जो ये कहना चाहिए कि इन सुझावों ने इन अभिनव जो कार्य हैं उनकी पृष्ठभूमि तैयार की। अब हम आगे देखते हैं कि भौगोलिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने वाले कौन से अभिनव कार्य किए गए, कौन से ऐसे ट्रेंड्स डेवलप किए गए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां प्रस्तुत की गई जिससे भारतीय भौगोलिक अनुसंधान डेवलप हो, उनको प्रोत्साहन मिले और वो सही दिशा में अपना काम कर सकें। भारत में भौगोलिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने वाले कार्यों में विशेषतः निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। विभिन्न प्रादेशिक भूगोल परिषदों के द्वारा या भौगोलिक एसोसिएशंस के द्वारा भौगोलिक पत्रिकाओं, ज्योग्राफिकल जर्नल्स का प्रकाशन, जिनमें अनुसंधान पत्र प्रकाशित होते रहते हैं। एक तो भूगोलवेत्ताओं ने ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने प्रादेशिक भूगोल परिषदों का डेवलपमेंट किया, स्थापना की। विभिन्न अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भूगोल परिषदें स्थापित की गई। भारत के स्तर पर भी भूगोल परिषद स्थापित की गई, भौगोलिक एसोसिएशंस स्थापित की गई और इन सब के प्लेटफॉर्म पर ये सब मंच प्रदान करती थी स्कॉलर्स को कि वे अपने पेपर्स तैयार करें, अपने रिसर्च शोध पत्र तैयार करें और उन शोध पत्रों को इन भूगोल परिषदों के जो मंच हैं वहाँ से उनको प्रस्तुत करें और उसके बाद इन भूगोल परिषदों के मंच पर इनके नाम से जो इनको प्रकाशित करने के लिए जर्नल्स निकाले जाने लगे और इन पत्रिकाओं में उन रिसर्च आर्टिकल्स को स्थान दिया जाने लगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से भारत में होने वाले अनुसंधान भौगोलिक जगत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने लगे। तो ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन था नए रिसर्चर्स के लिए। इनमें अनुसंधान पत्र प्रकाशित होते थे। इनमें हैं प्रमुख, जैसे ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता द्वारा वर्ष में 4 बार प्रकाशित होता था ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया नाम का जर्नल। नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाराणसी द्वारा वर्ष में 4 बार प्रकाशित नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया।
इनके अलावा 19 भौगोलिक बुलेटिन्स और 7-8 भौगोलिक रिसर्च पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, जिन्होंने नए रिसर्चर्स को या रिसर्च जो भी कर रहे थे उनके रिसर्च पेपर्स को स्थान दिया अपने परिवेश में और दुनिया के सामने रखा उन रिसर्च के कंक्लूजन्स को, फाइंडिंग्स को। फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका ज्योग्राफर, प्रतिवर्ष इसका 1 अंक प्रकाशित किया जाता रहा। इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी मद्रास द्वारा प्रकाशित इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल वर्ष में 4 बार प्रकाशित किया जाता रहा। द दक्कन ज्योग्राफिकल सोसाइटी हैदराबाद द्वारा प्रकाशित दक्कन ज्योग्राफर्स वर्ष में 2 अंक इसके आते रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित भौगोलिक पत्रिका जो वार्षिक रूप से प्रकाशित होती थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, उदयपुर विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, मेरठ कॉलेज इत्यादि संस्थानों के द्वारा भी अपनी अपनी वार्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती रहीं, जिन्होंने रिसर्च पेपर्स को स्थान दिया। उदयपुर विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी भाषा में भी भूदर्शन के प्रतिवर्ष 4 अंक प्रकाशित किए जाते रहे। तो देखिए ये दोनों चीजें आई, एक तो नए जो रिसर्चर्स हैं उनको एक ट्रेनिंग मिली, उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिला, और इसके अलावा भाषाई जो बाधा थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया। उदयपुर विश्वविद्यालय ने हिंदी में भी भूदर्शन के नाम से अपने जर्नल के अंक प्रकाशित करना शुरू किया, जिसमें कि हिंदी में जो रिसर्च के काम को, रिसर्च के निष्कर्षों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपनी एनालिसिस को प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो प्रस्तुत कर सकें और हमारे से कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कोई भी हमारा महत्वपूर्ण भौगोलिक अनुसंधान अछूता ना रहे। उपरोक्त सभी भौगोलिक पत्रिकाओं, बुलेटिन्स आदि ने तथा ज्योग्राफिकल सेमिनारों के रिव्यू रिपोर्ट्स ने भारत में विचार विनिमय को प्रोत्साहन दिया है तथा अनुसंधानात्मक रुचि में जागृति उत्पन्न की है। अब हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।